बॉडी बनाना तो सबसे इजी काम है दोस्त, बट इसको कंट्रोल करना देयर इज नो मैथ्स। If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Mind is the most powerful thing, this is the reason, because what you tell your mind is what will come out. I think it's my strongest point, it's my mind. हर कोई अपने अपने जो बड़े बड़े प्रोफेशंस है उन प्रोफेशन में जो सबसे बेहतर है, जो सबसे बड़े स्टार्स है, उन्होंने एक ही बात डिस्कस की है कि मेंटलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी स्पोर्ट में या फिर किसी भी प्रोफेशन में अगर ऊपर निकलना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है तो वो है मेंटलिटी। और उसी तरीके से हमारा भी एक प्रोफेशन है जो स्टॉक मार्केट है, और इसमें भी जो टॉप पर पहुंचे हैं या फिर जो अभी भी टॉप पर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटलिटी। लेकिन इस चीज़ को कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं? 98% लोग इसको फॉलो नहीं करते, और उसी की वजह से 98% लोग ऐसे हैं जो इसमें लॉसेस करते हैं और कंसिस्टेंटली लॉसेस में है, और सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो इसमें पैसे कमा पाते हैं या फिर बहुत बड़े पैसे भी इसमें कमा पाते हैं। इन दोनों लोगों में डिफरेंस सबसे बड़ा जो एक है वो है मेंटलिटी का। स्ट्रैटेजीज ये सारी चीज़ें ये तो है ही है, लेकिन अगर आपकी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है और उसमें अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपकी काम नहीं करेगी। और कभी अगर उतनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं भी है लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी करेक्ट है तो वो भी आपको अच्छे पैसे देके जा सकती है। ये वो बात नहीं कि बहुत बड़ा नहीं कर सकती, लेकिन आप अगर 100 एक स्ट्रैटेजी से अगर लॉसेस में हो तो आप अगर सही साइकोलॉजी में रहोगे तो वो एटलीस्ट आपको अच्छे पैसे कमा के दे सकती है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस होता है साइकोलॉजी का, इतना मैटर करती है ये किसी भी ट्रेडर के लिए, क्या किसी भी इन्वेस्टर के लिए। मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि 5 साल 6 7 साल के जो लॉसेस थे वो उसके बाद में साइकोलॉजी को सीखने के बाद 6 मंथ्स में वो पूरे सॉल्व हो चुके या पूरे लॉसेस रिकवर हो चुके और उतना ही बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस ये साइकोलॉजी आपके लिए लेके आती है। अगर आपकी साइकोलॉजी राइट आप एक बार हो चुकी तो फिर आपके जितने लॉसेस भी अगर हो गए, पिछले लॉसेस हो गए या फिर कुछ अगर आपको कमाना भी होगा तो वो बहुत कम टाइम में लॉसेस रिकवर भी हो जाते हैं और एक कंसिस्टेंटली और एक टेंशन फ्री आप पैसे इसमें से कमा पाते हो। अभी हर कोई अगर देखा जाए तो एक्सपायरी पे ट्रेड करता है। एक्सपायरी पे ट्रेड क्यों करता है? क्योंकि उनको पैसे में ह्यूज रिटर्न चाहिए होती है, लेकिन वो ह्यूज रिटर्न्स के बगैर वो बड़े बड़े लॉसेस में निकल जाते हैं। और हमेशा अगर किसी को भी आप सुनोगे तो वो यही कहेगा कि एक्सपायरी के दिन काम मत कीजिए। अभी सेबी भी वही कह रही है कि एक्सपायरी के दिन काम मत कीजिए। मैं खुद भी यही कहता हूँ कि आपने एक्सपायरी के दिन काम नहीं करना चाहिए। वो मैं क्यों कहता हूँ या फिर लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि पता है, क्योंकि ये जो लोग आएंगे ये ग्रीड में आएंगे, ये फियर में आएंगे और ये एक्सपायरी के दिन काम करेंगे और बड़े बड़े लॉसेस लेके जाएंगे। और ये सब कुछ चीज़ें जो होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता होती है कि ये जो रिटेल ट्रेडर है ये किस तरीके से सोचता है या फिर ये किस तरीके से सोचने वाला है और इसके जेब से कैसे पैसे निकालना है और अपने जेब में डालना है। तो इसी का फ़ायदा लिया जाता है। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही से काम करके इसमें से पैसे कमा पाते हैं। और इसीलिए मेजरली अभी वो जो गिने चुने लोग होते हैं वो किसी को पता नहीं होते। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि यार पूरा आप करिए ही मत, क्योंकि इतने लाखों लोग अगर लॉसेस कर रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग 100 200 500 1000 लोग अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो उनको ढूंढा कैसे जाए। तो उससे अच्छा यही कहा जाता है कि इसमें से दूर रहिए। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो अगर गिने चुने लोग जो है जो साइकोलॉजी में अगर मानते हैं या फिर इन चीज़ों का अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट उनके ट्रेडिंग में आप देख सकते हो। और काफ़ी कुछ चीज़ें कुछ कम टाइम में या फिर कुछ साल 2 साल में आप अगर देखोगे तो काफ़ी कुछ प्रोग्रेस आपके रिटर्न्स में या फिर आपके पोर्टफोलियो में हो चुका होगा। उसमें सबसे पहले अभी क्या हो गया कि हर दिन एक्सपायरी है और हर दिन आपके पास स्कोप है और हर दिन ये पैसे कमाने का भी स्कोप है और हर दिन ये पैसे गंवाने का भी स्कोप है। तो इसमें से आपको क्या करना है? अगर पैसे कमाने हैं तो आपको पहले तो यही सोचना है कि हर दिन आपको पैसे नहीं कमा पाते हो। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हर दिन आपका होगा या फिर हर दिन आप पैसे डबल कर लोगे तो फिर वो लोग हर दिन लॉसेस ही करने वाले या फिर लॉन्ग टर्म में उनके अकाउंट्स जो होने वाले वो लॉसेस में ही रहने वाले। तो देखिए ये मार्केट है, रोज खुलता है, रोज आप इसके साथ लड़ते हो, रोज इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ते हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर रोज आप राइट रहो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर किसके लिए पॉसिबल है तो वो भगवान है। और आप हमेशा ये अगर एक्सपेक्ट करोगे कि डेली, मतलब जहाँ पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ईयर के एंड पे प्रॉफिट में रहना चाहिए, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथ के एंड पे प्रॉफिट में रहना चाहिए। मैं मंथ के एंड पे प्रॉफिट पे रहना वो भी सही मानता हूँ,
लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो खुद लॉसेस में है और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि रोज हमें प्रॉफिट में रहना है। तो ये क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ निकाल देना है कि आपको हर रोज आप पॉजिटिव या फिर हर रोज आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आपका एम क्या रहना चाहिए? मैक्सिमम डेज आप प्रॉफिटेबल रह सको और कुछ हद तक मंथ के एंड तक आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहे, मतलब उसके हिसाब से कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट में आपका अकाउंट धीरे धीरे करके बढ़ता रहे और साल के एंड तक आप अगर इस मंथ में इतना कमा रहे हो तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो आपके पास ट्रेडिंग अमाउंट रहेगी वो ज़्यादा हो चुकी होगी, उसको यूटिलाइज करके सही साइकोलॉजी से काम करोगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट्स आप कमा पाओगे। तो उस तरीके से पैसे कमाना ये आपका गोल रहना चाहिए। और उसमें अगर आप मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी है, आज अगर एक्सपायरी है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो बला होती है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं या फिर हर कोई ट्रैप होता है, तो वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ये ओवर ट्रेडिंग हम काफ़ी बार सुनते हैं कि ये ओवर ट्रेडिंग हमेशा कहा जाता है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो वही एक चीज़ है, आपको करना तो होगा, जो करेंगे तो उन्हीं को उसका फ़ायदा भी होगा। भी सबसे मेन ओवर ट्रेडिंग में क्या करना है कि आपको दिन में मैक्सिमम अगर आप ट्रेड ले सकते हो तो आपको 2 ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने। और वो भी अगर आपको टाइम स्लॉट में लेने हैं, मतलब 9:15 to 11 कि उसके बीच में एक ट्रेड आपका रहना चाहिए। उसके बाद में 11 to 1:30 तक आपका कोई भी ट्रेड नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में 1:30 to 2:45 तक आपका सेकंड ट्रेड रहना चाहिए और उससे ज़्यादा आपके ट्रेड नहीं रहने चाहिए। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बायर जो होता है उनको मोमेंटम लगता है। आप किसी अगर मार्केट एक जगह पे रहेगा तो फिर आपको उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और मैक्सिमम डेज अगर देखा जाए तो 11 से लेकर 1:30 बजे तक आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट्स काफ़ी साइडवेज होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होती है। तब उस टाइम में हमेशा आप देखोगे तो डीके होते रहता है, कॉल साइड पर भी और पुट साइड पर भी। तो वैसे टाइम पर अभी उसमें चांसेस कितने होते हैं कि अगर 100, 200 या 10 अगर दिन है तो 10 में से 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट होती है। तो वो रिस्क लेनी क्यों है? हमें रिस्क हमारी मिनिमाइज करनी है, हमें हमारी रिस्क बढ़ानी नहीं है। तो उससे अच्छा बेहतर ये है कि 11 से लेके 1:30 बजे तक आप उसमें काम ना कीजिए। 9:15 to 11 तक आपको जो लगता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपका एक मिनिमम एक स्टॉप लॉस, मतलब आज अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में इतने जितना आप बेयर कर सकते हो लॉस, उतनी ही अमाउंट आपके अकाउंट में रहनी चाहिए। पहली बात तो ये, आप अकाउंट में ही ज़्यादा पैसे अगर नहीं रखोगे तो फिर उसके वजह से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग कैसे करोगे? तो जितना लॉस आप मैक्सिमम सहन कर सकते हो उतने ही आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए। उसमें फर्स्ट ट्रेड अगर आपका पॉजिटिव हो जाता है तो सेकंड ट्रेड लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका सुबह का जो आप काफ़ी बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा होगा कि सुबह आप पैसे कमा लेते हो, आखिर तक मार्केट के क्लोजिंग तक आपका सब कुछ निकल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा तो वो निकल भी जाता है और वो लॉसेस में रहता है। आप ये बात अगर सोचिए, आप जितने बार आपने ये गलती की है वो अगर आपने नहीं की होती और सुबह के जो प्रॉफिट्स है वो अगर आपने जेब में डाले होते आपके और लेके घर पे निकल आए हो गए थे, तो उसका आपका अकाउंट में अभी कितना रिफ्लेक्ट होता था या फिर कितना उसका फ़ायदा आपको होता था। तो वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस बना लेती है। तो उसमें सबसे पहले जो एक बात है, अगर मान लीजिए आपका टारगेट अगर अचीव हो जाता है 1:2, 1:3, जो भी आपका टारगेट स्टॉप लॉस पे रहेगा और ट्रेडिंग के दिन आप उसको पॉसिबल भी है, वो अगर अचीव हो जाता है तो उस दिन के लिए आपका बंद हो चुका है, आपको पैसे मिल चुके हैं और इसके आगे आपको ट्रेडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका अगर पहला स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, 2 सिचुएशन है, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो 1:30 बजे के बाद आप जो सेकेंड ट्रेड लोगे तो उसमें आपका गोल क्या रहना चाहिए? उसमें गोल आपका ये नहीं रहना चाहिए कि मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 है, मैं एक एग्जांपल की ओर से बता रहा हूँ, या फिर 1 लाख है, जो भी कुछ भी है। अगर 30%, 40% आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है, मतलब अगर 3,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट आपने सुबह एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसके बाद में आपको लॉस हो चुका है, मतलब वो पकड़ लीजिए 1500 का अगर लॉस है, तो उसके बाद आप ये मत रखें कि मुझे 4,500 कमाना है क्योंकि मैंने सुबह वो रखा था। उसके बाद में आपका प्रॉफिट कितना रहना चाहिए? अगर 1,500 आपका अगर लॉस है तो आपका टारगेट 3,000 का रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आप घर पे लेके जाओगे तो 4,500 तो नहीं, लेकिन 1,500 आप पॉजिटिव में घर पे लेके जा सकते हो। बहुत बड़ी ग्रीड नहीं रहनी चाहिए। और मैक्सिमम आप लूज कितना कर सकते हो? तो 50% आप उसमें अमाउंट लूज कर सकते हो, उतना आप पोटेंशियल रख के काम कर सकते हो। मतलब अगर आप पॉजिटिव होते हो तो जो लॉस है वो रिकवर हो चुका होगा और कुछ हद तक आपको उसमें प्रॉफिट रिकग्नाइज हो चुका है और अब वैसे आप घर पे निकल रहे हो। आपका अगर गोल वो रहेगा कि मुझे घर पे जाते वक्त सेफली जाना है, तो कभी भी आपको उतना बड़े लॉसेस नहीं होंगे। मेजर क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। अगर एक लॉस होता है
तो हम सेकंड ट्रेड में ये सोचते हैं कि अभी उतना ही प्रॉफिट हमें चाहिए जो पहले हमने सोचा था, तो वो नहीं सोचना है। वो तो आप सोच रहे हो, मार्केट थोड़ी आपको देने वाला है, और फिर मार्केट को थोड़ी पता है कि आपका लॉस हो चुका है। वो तो अपने हिसाब से ही काम करने वाला है, और कितने बार वो होने वाला है, तो वो नहीं होता है। तो उसका अच्छा यही है कि मिनिमम साइड पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके आप घर पे निकल जाए। ये हो गए दोनों सीनियर्स, प्रॉफिट के और ये लॉस के। इसमें अगर सेकंड भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो यही मान लेना है कि वो दिन आपका नहीं है, कल वापस आपका दिन होगा। कल मार्केट वापस खुलने वाला है, मार्केट कहीं पे निकलने नहीं वाला है, या फिर मार्केट बंद नहीं होने वाला है। कल वापस मार्केट खुलेगा, परसों वापस मार्केट खुलेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा, तो वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ठीक है, 2 स्टॉप लॉस अगर आपके ट्रिगर हो जाते तो आपका उस दिन का खेल बंद होना चाहिए, आप उन्हें उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और फिर नेक्स्ट दिन के लिए या फिर जब आपको ट्रेडिंग करना है तो उस दिन के लिए आप उसमें रेडी होना चाहिए। और इसमें जो सेकेंड जो सिनेरियो है वो ये है कि अभी काफ़ी लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं ह्यूज रिटर्न्स के लिए, या फिर यूज उनके पास ट्रेड कम होते हैं या फिर अमाउंट कम होता है। लेकिन हमेशा अगर आपको ट्रेड करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एट द मनी में ही करना चाहिए। एट द मनी में अगर आप काम करोगे तो उतनी बड़ी रिस्क आप कुछ हद तक, ये पहले ही रिस्की है, और उसमें आप अगर और रिस्क बढ़ाते हो तो फिर वो उसके लिए आपकी पॉसिबिलिटी जो है लॉसेस की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एट द मनी ही काम करना चाहिए, ताकि कुछ हद तक अगर मूवमेंट होती तो आपको जल्दी मिल सकती है, और पूरा डीके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे तो कुछ हद तक आप उसमें बच सकते हो भी। और एक जो बड़ा पैरामीटर है कि रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए। तो काफ़ी लोग जो होते हैं, मैंने देखा है कि लॉसेस बड़े बड़े लेते हैं और प्रॉफिट्स कम लेते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो इमीडिएटली उनका ध्यान होता है कि अरे कभी इसको लूँ, और फिर वापस दूसरा ट्रेड डालेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1:3 बेसिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 20 पॉइंट्स का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो फिर 60 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहना चाहिए, और जो भी रिस्क 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। और वो अचीव होना भी पॉसिबल है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है तो मोमेंटम ज़्यादा मिल जाता है और उसमें आप अचीव कर सकते हो। मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों का ये देखा है कि लॉसेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरा डीके ले लेते कभी कभी, तो मतलब स्टॉप लॉसेस रखते ही नहीं है और पूरा डीके उस दिन हो जाता है, पूरा लॉस निकल जाता है, और प्रॉफिट 1-1.5 हज़ार कुछ मिनिमम 10% भी अगर दिखता है, मतलब उस लॉस के 10% भी दिखता है तो इमीडिएटली ले लेते हैं। उसमें वो दिक्कत होती है। आपको एक स्पेसिफाइड रहना चाहिए कि अगर आपका रिस्क इतना है तो 1:3 आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो, क्योंकि वो पॉसिबल भी है। हाँ, 1:5 1:6 मुझे ऐसे लगता है कि वो हमेशा नहीं हो सकता है, तो वो कुछ हद तक आपका एक सिस्टम नहीं बैठेगा। सिस्टम कैसा रहना चाहिए जो आप हर रोज फॉलो कर सकते हो सालों साल। तो वही चीज़ है कि जैसे 1:3 एक मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपोर्शनेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो आप पॉसिबली रख भी सकते हो और अचीवेबल भी है। और हर कोई का अगर देखा जाए कि मार्जिन की वजह से काफ़ी लोग है ना ट्रेड करते हैं कि आज मार्जिन कितना है, कि मार्जिन ज़्यादा है या कम है। बेसिकली अगर देखा जाए, आप अगर एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हो तो मार्जिन वैसे भी आपको एक अच्छे साइड पर ही है, क्योंकि आपको मिनिमम कितना भी अगर मार्जिन हो चुका होगा तो अगर मान लीजिए अगर 10 दिन दूर अगर आपकी एक्सपायरी थी या फिर 5 दिन दूर अगर एक्सपायरी थी, तो तभी उस ऑप्शन चेंज को, मतलब 50,000 पर अगर बैंक निफ्टी आ जाए और उसकी एक्सपायरी अगर 5 दिन बाद है और उसका प्रीमियम अगर मान लीजिए अगर आज अगर 400 रुपये पॉइंट्स है, 400 प्रीमियम रहेगा, तो एक्सपायरी के दिन वो कितना रहेगा उसी टाइम पर देखा जाए तो 150 रुपये रहेगा, तो 150 का प्रीमियम रहेगा। तो वो एक्चुअली आपको सस्ता मिल रहा है। तो आपकी अगर मार्जिन कम भी होगी, लेकिन आप अगर क्वांटिटी अगर देखी जाए तो उतनी ही क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो मार्जिन के लिए बहुत ज़्यादा रिफंड, या फिर आपके पास अगर कम मार्जिन है तो फिर ज़्यादा मार्जिन उधार लेके किसी के, या फिर वो जो चीज़ें होती है तो वो मत कीजिए। जितना अवेलेबल मार्जिन है उतना ही रखिए, और पूरा जितना अपना कैपिटल है वो उतना आपका कभी ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर रहेगा तो वो और ज़्यादा आप टेम्प्ट होगे कि इसमें और एक ट्रेड लिया जाए, या फिर क्वांटिटी बढ़ा लोगे। अगर ट्रेड भी आप अगर 2 ही रखोगे तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा लोगे, तो फिर घूम फिर के वही बात हो जाएगी कि उतने ही रिस्क आप वापस ले रहे हो और उतना ही फिर वो पॉसिबिलिटीज है कि बड़े बड़े लॉसेस होने की। बेसिकली क्या होता है कि एक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनको पता है कि इनको अगर रिटेलर लोगों को अगर प्रॉफिट हुआ है दिन के शुरुआत में या फिर दिन के बीच में, उनको पता है कि ये ऐसे नहीं कि ये बंद करके निकल जाएगी या फिर ये स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जो पेशेंस जो लेवल होता है कि आप स्क्रीन के सामने बिना ट्रेड लिए हुए कितना टाइम बैठ सकते हो। आप खुद एक 10 से 15 से 20 दिन शुरुआत में यही कीजिए कि सिर्फ स्क्रीन के सामने रोज जाइए और बैठिए और सिर्फ मार्केट को देखिए और एक खुद का एक पेशेंस लेवल बढ़ाइए। आप काफ़ी टेम्प्ट होगा कि यार यहाँ से मुझे कॉल लेना है, ये पुट लेना है, यार मैंने अगर वो लिया होता
तो ये हुआ होता, वो हुआ होता तो ये किया होता, तो वो यही सब सारी चीज़ें होती ना, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। आपका हमेशा ये दिमाग आपको फंसाएगा। आपको एक फिक्स करने के आपको सिस्टम ही चाहिए होगा। अगर इसमें काम आपको करना है तो आपको सिस्टम से ही होगा। आप विदाउट सिस्टम, चलो मान लीजिए आप, अगर आपको लग रहा है कि कॉल लेना चाहिए और वो कॉल हो भी गया, ऊपर निकल गया, फिर बाद में आपको यही लगता रहेगा और उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही जो इंट्यूशंस आपको आएंगे, तो उन इंट्यूशन के हिसाब से आप काम करना सीखोगे कि मुझे अभी ये वो लग रहा है तो मैं पुट लूँगा, ये लग रहा है तो कॉल लूँगा। फिर वापस वो क्या हो गया, वापस वो इमोशंस जो है आपके, उन्होंने आपको टेक ओवर कर लिया आपके माइंड को, और फिर वापस वही चीज़ें आपकी, वापस जो हिस्ट्री में हुआ है कि जो लॉसेस हुए वही आगे होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि 10 से 15 दिन रोज़ मार्केट के सामने बैठिए, स्क्रीन के सामने बैठिए और ट्रेड मत लीजिए। ये सबसे बड़ा एक सीख है जो आप अगर 10-15 दिन आप अगर करोगे तो आपका खुद का ही जो कॉन्फिडेंस, आपके जो मेंटल कॉन्फिडेंस में आपको बदलाव दिखेगा। इतने आप पोटेंशियल आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं 10 दिन अगर रोज़ मार्केट के सामने जा रहा हूँ और ट्रेड नहीं ले रहा हूँ तो वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और उसके हिसाब से फिर आप एक कुछ हद तक आपकी एक जीत हो चुकी है, और धीरे धीरे करके फिर एक साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स है वो आपको इम्प्लीमेंट करने, और इन सारी चीज़ों का होल एंड सोल फिर आपके ट्रेडिंग में आपको फिर उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को आप सबसे बड़ी बात जो होती है, आप पैसे के हिसाब से देखते हैं। ये अमाउंट जो दिखती है ना प्रॉफिट लॉस की, उसमें काफ़ी ध्यान होता है कि इतनी अमाउंट उतनी अमाउंट। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, ये अमाउंट देखना होती है कि आप ये प्रॉफिट लॉस जब देखते हो ना कि यार इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट, और ये जो अमाउंट होती है ना, ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है मार्केट में। डिल्यूजन मतलब क्या होता है कि ये सबसे बड़ा आपको फंसाने का जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये आपको अमाउंट देख के फिर आप ट्रिगर हो जाते हो। अमाउंट आपका फिक्स रहना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपने क्या, सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपने जो पैरामीटर्स को डिसाइड किया है, जो आपने साइकोलॉजिकल आपने जो चीज़ें एक ये की है कि हाँ ये इतना होने वाला है, ये चलो इतना रिस्क मैंने लिया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, चलो इतना लॉस हुआ है, हो गया है। वो अमाउंट को देखते हैं मतलब यार इतना लॉस हो गया, इसको रिकवर करना है। आपने वो अमाउंट को छोड़ दीजिए, आपका जो पैरामीटर्स है या फिर जो साइकोलॉजिकल आपने जो फैक्ट्स रखे हैं कि मैं ये मेरा टारगेट रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसको ज़्यादा महत्व दीजिए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ना कि उस अमाउंट को उतना दीजिए। और इन सारी चीज़ों को आप जब आपकी ट्रेडिंग में आप जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी कम टाइम में आपको उसके बेनिफिट्स, मतलब जो आप सोचोगे, आप जब आप कंटिन्यू अगर करते रहते वैसे चीज़ जो पुरानी चीज़ें कर रहे हो, तो वैसे भी 1-2 साल निकल चुके होंगे और 2-3 साल निकलोगे, लेकिन कुछ अगर चेंजेस लाओगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको उसमें दिखेगा। और आपके और कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में कॉल्स दिए जाते हैं ऑप्शंस में एज वेल एज फ्यूचर्स में, तो उनको भी आप देख सकते हो। काफ़ी सिस्टमेटिकली और काफ़ी प्रोफेशनली वो कॉल्स दिए जाते हैं। हम एक सेमी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो आप हमारे लिंक को डिस्क्रिप्शन में दी गई है और फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपके आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।